नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है नियो फ्राइडियनिज्म। नियो फ्राइडियनिज्म मतलब जो फ्राइड था, फ्राइड के बाद जो जो साइकोलॉजिस्ट आए और जो फ्राइड का विरोध किए या फिर अपना नया विचारधारा दिया, उन्हीं को नियो फ्राइडियनिज्म के नाम से जाना जाता है। जिनमें 4 इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं कैरेन हॉर्नी, जो कि एक महिला है। उसके बाद एरिक फॉर्म के बाद आते हैं हैरी स्टैक सुलिवान, और चौथा और सबसे लास्ट एरिक एरिक्सन। तो हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे और सभी का योगदान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेन हॉर्नी का लाइफ स्केच और कैरेन हॉर्नी का साइकोलॉजी में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइको एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ स्केच ऑफ कैरेन हॉर्नी। कैरेन हॉर्नी का जो लाइफ स्केच है वो, कैरेन हॉर्नी का जन्म होता है 1885 में हैम्बर्ग जर्मनी में। उसके बाद वह डिसाइड करती है, यहाँ सी होगा, शी डिसाइडेड टू लर्न मेडिसिन एट द एज ऑफ 12। 12 साल की ही उम्र में उन्होंने मेडिसिन को अपना लक्ष्य बना लिया। उसके बाद शी गॉट एमडी का डिग्री, वो बर्लिन यूनिवर्सिटी से एमडी का डिग्री प्राप्त करती हैं। उसके बाद शी कंप्लीट हिज मेडिकल ट्रेनिंग इन 1913। 1913 में उन्होंने अपना मेडिकल ट्रेनिंग पूरा कर लिया, और मेडिकल ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वो जाती है शिकागो साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट में 1932 में। किसके बुलाने पर? फ्रेंच एलेक्जेंडर के बुलाने पर। और वहाँ से 2 साल के बाद वो चली जाती है न्यूयॉर्क साइको एनालिटिक स्कूल में। तो ये था उनका वेरी ब्रीफ लाइफ स्केच। उसके बाद हम लोग उनका 4 इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक है जिनका नाम आपको याद रखना है। तो उसमें सबसे पहला है द न्यूरोटिक पर्सनैलिटी ऑफ आवर टाइम, 1937 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है आवर इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो 1945 में पब्लिश हुआ था। और सेल्फ एनालिसिस, जो कि 1942 में पब्लिश हुआ था। और चौथा है न्यूरोसिस एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये 1950 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद ये पास्ट अवे, इस दुनिया से अलविदा कहा जाती है कब? 1952 में, ड्यू टू कैंसर के वजह से। तो चलिए अब इसके योगदान के बारे में पढ़ते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्नी। तो हॉर्नीज कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला है बेसिक एंजाइटी। इन्होंने बेसिक एंजाइटी पे बहुत ही ज़्यादा बल डाला है। उसके बाद दूसरा है न्यूरोटिक नीड्स एंड न्यूरोटिक ट्रेंड्स, इनको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अटेम्प्ट्स एट कॉपिंग एंजाइटी। तो ये इन तीनों फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो बेसिक एंजाइटी से हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिक एंजाइटी में बेसिकली हॉर्नी का यह मानना था कि जब हम लोग, हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव पावर होता है और एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो अगर उस इंसान के को लव मिलता है, प्यार मिलता है, तो उनके अंदर वो क्रिएटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब किसी कारण से जब हम बच्चे होते हैं, मतलब एक चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था में जब हम लोग को अपने पेरेंट्स से हेट मिलता है, नफरत मिलता है, तो उस बच्चे के अंदर कैसा भावना पैदा हो जाता है? हॉस्टिलिटी का और आइसोलेशन का भावना, फीलिंग्स जो है वो घर कर लेता है। तो इन सभी के कारण से जो है हम लोग के अंदर एक बेसिक एंजाइटी डेवलप्ड होता है। और यही किसका मानना था? हॉर्नी का मानना था। और इन्होंने बेसिक एंजाइटी को 3 मुख्य पार्ट में बांटा है। सबसे पहला है कि फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, दूसरा है हॉस्टिलिटी, और तीसरा है आइसोलेशन। तो बेसिक एंजाइटी का जो हॉर्नी मुख्य कारण बताई है, वह बोली है कि अगर हम लोग बचपन में प्यार नहीं पाते हैं, हम लोग को अपने माता पिता से नफरत मिलता है, अलगाव मिलता है, तो हम लोग के अंदर क्या हो जाता है? एक एंजाइटी पैदा हो जाता है। उसी एंजाइटी का नाम इन्होंने बेसिक एंजाइटी का नाम दिया है। तो और इस बेसिक एंजाइटी में मेनली क्या होता है? हम लोग ये हेल्पलेसनेस, मतलब लगता है कि मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। फिर हॉस्टिलिटी का जो गुण है वो डेवलप हो जाता है। आइसोलेशन डेवलप हो जाता है, अकेलापन हम लोग को पसंद आने लगता है। तो जिसके अंदर ये बेसिक एंजाइटी रहता है, उन सभी के ये सब लक्षण है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोटिक नीड्स एंड न्यूरोटिक ट्रेंड्स। तो न्यूरोटिक नीड्स और न्यूरोटिक ट्रेंड्स में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले न्यूरोटिक नीड पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूरोटिक नीड? जब कोई आदमी एक ही फील्ड में बहुत बार असफलता को प्राप्त करता है, मतलब व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सॉल्व मेनी ऑफ देयर लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उनके अंदर एक नीड पैदा हो जाता है। और उसी नीड को कैरेन हॉर्नी ने न्यूरोटिक नीड्स का नाम दिया है।
तो न्यूरोटिक नीड्स बेसिकली क्या होता है वो आपके अंदर ये समझ डेवलप हो गया होगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो साइकोन्यूरोसिस है वो इज नॉट डेवलप फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड ईगो एंड सुपर ईगो। मतलब कैरन हॉर्नी का मानना था कि जो ये साइकोन्यूरोसिस जो डेवलप होता है, यहाँ पे मैंने मिस स्पेल्ड लिख दिया, मतलब गलत लिख दिया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो साइकोन्यूरोसिस को जो फ्राइड का मानना था कि जो न्यूरोटिक नीड होता है वो ईड और ईगो और सुपर ईगो के बीच कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होता है, ऐसा कैरन हॉर्नी का नहीं मानना था। तो इस मामले में इन्होंने फ्राइड का क्या किया, जो है विरोध किया। और एक मामले में और जो कि पैनिस एनवी का जो मामला था, उस मामले में भी इन्होंने कैरन हॉर्नी ने फ्राइड का क्या किया है, विरोध किया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 मेन लक्षण जो होता है किसका, न्यूरोटिक नीड्स वाले पर्सन का, कैसे, तो साइकोन्यूरोसिस पर्सन में क्या होता है, एक 3 मस्ट, जो इन तीनों में से किसी एक तरफ वो जरूर जाएगा। सबसे पहला होता है मूविंग टुवर्ड्स पीपल। ऐसे लोगों के अंदर जो है दूसरे लोग पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, ओवर कंप्लायंस हो जाते हैं, अपनी खुशी के लिए किसी भी चीज़ के लिए वो दूसरे लोगों पर क्या हो जाते हैं, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा है मूविंग अगेंस्ट पीपल। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को दूसरे लोगों के प्रति उसके अंदर जो है हीन भावना पैदा हो जाता है, वो व्यक्ति दूसरे से नफरत करने लगता है, एग्रेसिवनेस बिहेवियर उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो ये सारे लक्षण किस में आते हैं, मूविंग अगेंस्ट पीपल में। उसके बाद तीसरा है मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। मूविंग अवे फ्रॉम पीपल में ये हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को, साइकोन्यूरोसिस पर्सन को जो है लोनलीनेस पसंद आने लगता है, अकेला रहना वो पसंद करता है, वो अच्छा मित्र नहीं बना पाता है, समाज से दूर रहने लगता है। तो इन सभी को इन तीनों में से किसी एक तरफ वो जो है साइकोन्यूरोसिस पर्सन जरूर जाएगा। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू वॉलमैन 1979 देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिहाइंड दिस 3 न्यूरोटिक ट्रेंड्स। इन तीनों न्यूरोटिक ट्रेंड्स के पीछे एक कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है सोशल माल एडजस्टमेंट। सोशल माल एडजस्टमेंट के कारण ही ये तीनों न्यूरोटिक फैक्टर उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं तीनों न्यूरोटिक फैक्टर के बेसिस पर कैरन हॉर्नी जो है 3 पर्सनैलिटी टाइप का भी जिक्र की है, जिसका पहला वो टाइप है वो है कंप्लाइंट टाइप, दूसरा है हॉस्टाइल टाइप और तीसरा है डिटैच्ड टाइप। तो सबसे पहला कंप्लाइंट टाइप क्या होता है, इसको मैंने लिखा नहीं है, आप बस सुन लीजिए ध्यान से। कंप्लाइंट टाइप होता है जिसमें व्यक्ति दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वैसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति दूसरों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऐसे टाइप वाले पर्सनालिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लाइंट टाइप पर्सनालिटी बोलेंगे। दूसरा होता है हॉस्टाइल टाइप पर्सनालिटी। हॉस्टाइल टाइप पर्सनालिटी में होता है कि जिस पर्सनालिटी में दूसरों के प्रति एग्रेशन होता है, एग्रेसिव बिहेवियर अपनाता है जो लोग दूसरों के प्रति, उस टाइप के पर्सनालिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉस्टाइल टाइप पर्सनालिटी। और डिटैच टाइप पर्सनालिटी में बोलेंगे कि जो समाज से दूर रहना पसंद करता है, समाज से उसका उतना अच्छा बन नहीं पाता है, जो अकेलापन को पसंद करता है, तो उन सभी पर्सनालिटी को हम लोग बोलेंगे डिटैच्ड टाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके बाद तीसरा और लास्ट जो इसका थर्ड कंट्रीब्यूशन वो है अटेम्प्ट एट कॉपिंग एंग्जाइटी। तो इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। इनमें पहला पार्ट है आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज और दूसरा है डिफेंस मैकेनिज्म। आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज में ये होता है कि दिस आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज इज जनरली अनरियलिस्टिक एंड एग्जेजरेटेड। और ये आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज जो होता है अनरियलिस्टिक और एग्जेजरेटेड होता है, और जिसके कारण से और एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है रियल सेल्फ और आइडियलाइज्ड सेल्फ में, जो जिस कारण से व्यक्ति में क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाता है। और इस एबनॉर्मेलिटी के कारण व्यक्ति क्या एबनॉर्मल हो जाता है। उसके बाद ये जो है एक न्यूरोटिक स्ट्राइव, मतलब न्यूरोटिक कोशिश भी करता है उस आइडियलाइज्ड सेल्फ को प्राप्त करने के लिए। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में कैरन हॉर्नी ने मेनली 2 टाइप्स में बांटा है कि आदमी जो है 2 तरह से डिफेंस मैकेनिज्म को डिफेंस करता है अपने ईगो को। तो उसमें पहला है रेशनलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में हम लोग ये करते हैं कि अपना जो गलती है तो हम उसको किसी तथ्य के आधार पर, कोई तर्क के आधार पर उसको सही करने का कोशिश करते हैं। जैसा हम भले ही गलत क्यों ना हो, लेकिन हम एक ऐसा तथ्य देंगे, ऐसा तर्क देंगे जिससे हमको खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगा कि नहीं हम सही हैं, नहीं हम सही हैं। और दूसरा एक्सटर्नलाइजेशन में ये होता है कि व्यक्ति जो है
इन्वायरमेंट पे अपना जो गलती करता है उसको इन्वायरमेंट पे, मतलब कि हम कुछ करते हैं गलत, हम कुछ गलत किए तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, उसमें किसका गलती है, बाहरी लोगों का, दूसरे लोगों के कारण मैंने ऐसा किया। तो इन दो डिफेंस मैकेनिज्म का चर्चा कैरन हॉर्नी ने किया, जो कि फ्रायड ने भी इन्हीं दोनों, फ्रायड से काफ़ी मिलता जुलता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।